आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी मामले की तह तक जाएंगे। ये कहानी है एक ब्रांड नेम की, जो भारत में एक बड़ी कॉरपोरेट जंग का मैदान बन गया। और ये कहानी सिर्फ दो कंपनियों की नहीं है, बल्कि भारत में किसी भी ब्रांड के भविष्य के लिए एक मिसाल है। जरा सोचिए, एक ही नाम, एक जैसे दिखने वाले प्रोडक्ट और उन्हें बेचने वाली दो अलग अलग कंपनियां बाजार में आमने सामने हैं। यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, जब कोई ग्लोबल ब्रांड किसी इंडियन पार्टनर के साथ काम करता है, तो आखिर भारत में उस नाम का असली हकदार कौन होता है? तो चलिए इस पूरी कहानी को हम कुछ हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये दो स्टेला की कहानी है क्या। फिर जानेंगे कि इसमें कौन कौन शामिल था और दांव पर क्या लगा था। इसके बाद कानूनी दलीलों को समझेंगे और देखेंगे कि कोर्ट ने आखिरी फैसला क्या सुनाया। तो कहानी शुरू होती है इन कमर्शियल इंडक्शन कुकर से। यही वो प्रोडक्ट्स हैं जो इस पूरे विवाद के सेंटर में हैं। दिखने में एकदम एक जैसे और एक ही ब्रांड नाम स्टेला के तहत बेचे जा रहे थे। बस इसी बात ने एक बड़ी कानूनी लड़ाई की चिंगारी भड़का दी। अब जरा यहां देखिए, बाईं तरफ है भारतीय एजेंट का प्रोडक्ट जिसका नाम है स्टेला डेक्सिन, और दाईं तरफ उनके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट जिसका नाम है स्टेला। मतलब प्रोडक्ट में कोई फर्क ही नहीं। यहीं से ट्रेडमार्क उल्लंघन का मामला एकदम साफ हो जाता है। तो आखिर ये लड़ाई है किसके बीच? चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदारों से और ये भी समझते हैं कि आखिर इस ब्रांड के लिए इतनी बड़ी लड़ाई क्यों लड़ी गई, दांव पर क्या क्या लगा था। इस कहानी में तीन मेन प्लेयर्स हैं। पहले हैं MS प्रोडक्ट्स एंड आइडियाज, जो भारत में एक्सक्लूसिव एजेंट थे। दूसरी है स्टेला इंडस्ट्रियल कंपनी यानी SIC, जो चीन की ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर हैं। और तीसरे हैं कैम्ब्रो नीलकमल, जो SIC के नए इंडियन पार्टनर बनकर बाजार में उतरे। अब सवाल उठता है कि ये लड़ाई इतनी बड़ी क्यों थी? तो ये नंबर देखिए, 16 करोड़ 27 लाख रुपए। ये सिर्फ एक साल में भारतीय एजेंट का टर्नओवर था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में ये ब्रांड कितना बड़ा और कीमती बन चुका था। तो ये सब हुआ कैसे? देखिए, 2017 में एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट से शुरुआत हुई। फिर 2022 में इंडियन एजेंट ने ट्रेडमार्क अपने नाम पर रजिस्टर करा लिया और 2024 आते आते मार्केट में एक नया प्लेयर आ गया जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दे दिया। चलिए अब बात करते हैं असली कानूनी जंग की। अदालत में दोनों तरफ से दो बहुत ही मजबूत दलीलें दी गईं और इन्हीं दलीलों पर पूरे केस का फैसला टिका हुआ था। पहली दलील थी हम यहां पहले से थे वाली। कानून की भाषा में इसे कहते हैं सेक्शन 34 या प्रायर यूजर का अधिकार। इसका सीधा सा मतलब है, अगर कोई ये साबित कर दे कि वो किसी ब्रांड का इस्तेमाल उसके भारत में रजिस्टर होने से भी पहले से कर रहा है, तो उसे वो इस्तेमाल जारी रखने का हक मिल सकता है। दूसरी दलील भी बड़ी दिलचस्प थी। ये तो असली माल है। इसे इंटरनेशनल एग्जॉशन का सिद्धांत कहते हैं, जो सेक्शन 33 के तहत आता है। मतलब अगर आपने किसी विदेशी कंपनी से ओरिजिनल माल कानूनी तौर पर खरीदा है, तो आपको उसे बेचने का अधिकार हो सकता है। तो भारतीय एजेंट का पक्ष बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा, देखिए, इंडिया का ट्रेडमार्क तो हमारे पास है। ये लोग बिल्कुल वैसा ही सामान बेच रहे हैं जो सीधा सीधा उल्लंघन है। चीनी कंपनी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि वो हमसे पहले से भारत में ये ब्रांड इस्तेमाल कर रहे थे। और रही बात असली माल बेचने की, तो वो भी हमारी सहमति के बिना नहीं हो सकता। लेकिन चीनी कंपनी और उनके नए पार्टनर का भी अपना पक्ष था। उनका कहना था, अरे असली क्रिएटर तो हम हैं और हम तो 2013 से भारत में माल बेच रहे हैं। हमने तो इंडियन एजेंट को सिर्फ बेचने की इजाजत दी थी, ट्रेडमार्क अपने नाम करने की नहीं। हम असली माल बेच रहे हैं और हमारा नया पार्टनर अब हमारा ऑथराइज्ड इंपोर्टर है। तो इतनी दलीलों के बाद कोर्ट ने क्या कहा? अब आता है कहानी का सबसे अहम मोड़। जब मामला हाई कोर्ट की बड़ी बेंच यानी डिवीजन बेंच के पास पहुंचा, तो उन्होंने सबूतों को बहुत बारीकी से परखा और एक निर्णायक फैसला सुनाया। कोर्ट ने एक बहुत ही जरूरी बात कही। उन्होंने कहा कि पहले से इस्तेमाल का दावा करने के लिए आपको ठोस सबूत देने होंगे। सिर्फ प्रोफॉर्मा इनवॉइस यानी कच्चे बिल दिखाने से काम नहीं चलेगा। वो तो बस एक ऑफर की तरह है, असली बिक्री का पक्का सबूत नहीं। इससे यह साफ हो गया कि कोर्ट को कितने पक्के सबूत चाहिए होते हैं। तो आखिर में फैसला क्या हुआ? 3 बातें हुईं। पहला, सिंगल जज का पुराना फैसला जिसमें रोक हटा दी गई थी, उसे रद्द कर दिया गया। दूसरा, चीनी कंपनी और उनके नए पार्टनर पर स्टेला नाम इस्तेमाल करने पर फिर से रोक लगा दी गई। और तीसरा, केस को दोबारा सुनवाई के लिए वापस सिंगल जज के पास भेज दिया गया। एक तरह से यह भारतीय एजेंट की एक बहुत बड़ी जीत थी। तो इस पूरे केस से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये सिर्फ दो कंपनियों की जीत हार नहीं है,
इस फैसले का असर भारत में बिजनेस करने वाले हर इंटरनेशनल ब्रांड पर पड़ता है। ये एक लैंडमार्क केस है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि इस केस ने कानून के कौन से बड़े मुद्दे सुलझा दिए। पहली और सबसे जरूरी बात, पहले से इस्तेमाल का दावा सिर्फ बातों से नहीं बल्कि भारत में लगातार इस्तेमाल के पक्के सबूतों से साबित करना होगा। दूसरी बात, असली माल बेचने की दलील भी तभी चलेगी जब वो माल भारत में रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाला हो। तीसरी, किसी और देश का रजिस्ट्रेशन भारत में नहीं चलेगा। और चौथी, अगर कोई उल्लंघन करने वाला सामान इंपोर्ट भी करता है तो उसे भी भारत में ब्रांड का इस्तेमाल ही माना जाएगा। और आखिर में ये केस हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। आज की दुनिया में जहां बिजनेस तो ग्लोबल है पर कानून अभी भी देश की सीमाओं में बंधे हैं, किसी ब्रांड के लिए ज्यादा कीमती क्या है, उसकी इंटरनेशनल जड़ें या फिर भारत में बनाई गई उसकी अपनी पहचान? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।